छह चरणों के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की हो रही तैयारी को लेकर दोस्तों आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। बताएंगे आपको क्या चुनाव प्रचार करके थक गए हैं नरेंद्र मोदी और देने लगे हैं बेतुका बयान। बताएंगे आपको महात्मा गांधी को लेकर नरेंद्र मोदी के टिप्पणी की जमकर आलोचना हो रही है दोस्तों, और लोग आराम करने के लिए भी कह रहे हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। और मोदी की फिल्म हो गई सबसे ज्यादा फ्लॉप। बताएंगे आपको एक बड़ी जानकारी सामने आई है दोस्तों। इसी के साथ में क्या देश के अंदर हंग असेंबली होने वाली है, बताएंगे एक बड़ा दावा करते हुए जानकारी दी गई है। साथ साथ दोस्तों पूरे देश भर के अंदर बीजेपी के नेताओं ने भीतरघात को लेकर आरोप लगाने शुरू कर दिया। एक और बीजेपी के नेता ने बताया है कि पार्टी में ही हो गया भीतरघात, बीजेपी के लोग कांग्रेस के लिए मांग रहे थे वोट। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में अधिकारियों ने भी बीजेपी का साथ देने से कर दिया है इंकार। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों भड़कते हुए अधिकारियों पर कार्रवाई की बातें कर रहे हैं दोस्तों। साथ साथ उड़ीसा के अंदर सरकार बनाने का ख्वाब देख रही भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ही दिया है करारा जवाब। बताएंगे वीडियो शेयर करते क्या ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे बीजेपी की पूरी प्लानिंग ध्वस्त होती नजर आ रही है दोस्तों। और मोदी के पॉलिटिकल मेडिटेशन पर कांग्रेस पार्टी ने लगाई रोक। बताएंगे आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कराई गई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ। 7वें चरण की सारी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 7वें चरण के अंदर देश 7वें आसमान पर बदलाव को लेकर जाने वाला है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू देते हुए यह जाहिर कर दिया है कि वो इतने प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि शायद मानसिक तौर पर वो इतने ज्यादा थक चुके हैं, लोग उनके रैलियों में इकट्ठा नहीं हो पा रहे और तमाम तरीके के एजेंडा सेट होने के बावजूद लोगों में उत्साह नहीं देखने को मिल रहा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी इंटरव्यू में एक ऐसी बेतुकी बातें बोलते हैं दोस्तों जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था, उनके ऊपर जब फिल्म बनी गांधी तब जाकर दुनिया ने जाना कि कौन है महात्मा गांधी। यानी दोस्तों 1982 में आई फिल्म से पहले कोई गांधी को नहीं जानता था। नरेंद्र मोदी के इस तरीके के बयान से साफ तौर पर लग रहा है कि वो मानसिक तौर पर थक गए हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि जिन पर बनी फिल्म खुद विवेक ओबरॉय के परिवार ने भी नहीं देखी वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कांग्रेस के नेता बोले, कहा ईश्वर से प्रार्थना है कि स्वयंभू महामानव को जल्द सद्बुद्धि दे। जिस राजा से इनके राजनीतिक वंशज पेंशन पाते थे उन्हें महात्मा गांधी ने लोहे के चने चबा दिए थे। और ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था, दुनिया भर के अंदर महात्मा गांधी का डंका बज रहा था दोस्तों। विंस्टन चर्चिल से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन महात्मा गांधी को जानते थे और अपने अपनी किताबों में सबने ये बातें लिखी है। महात्मा गांधी का खौफ था ब्रिटेन में उन अंग्रेजों के अंदर जो भारत के अंदर शासन चला रहे थे और महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार देने के लिए भी ऑफर दिया गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों की कितनी ज्यादा उनकी लोकप्रियता थी। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी का यह बयान साफ तौर पर किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले फैक्ट की तरह है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके साथ में लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है दोस्तों। ऐसे में राजनीतिक दलों ने 7वें चरण के चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रचार का अंतिम दिन है और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कि जिनके वैचारिक पूर्वज नाथुराम गोडसे के साथ महात्मा गांधी जी के हत्या में शामिल थे वो बापू द्वारा दिए गए सत्य के मार्ग पर कभी नहीं चल सकते। अब झूठ झोला उठाकर जाने वाला है 4 तारीख को। यानी दोस्तों इससे पहले नाथुराम गोडसे की तारीफ करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बेतुके बयान दिए थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कभी भी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस बार तो वो चुनाव भी नहीं लड़ रही है। साथ साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म नरेंद्र मोदी जिसे विवेक ओबरॉय ने बनाया था उसे लेकर बड़ी जानकारी यह है कि IMDb पर 20 सबसे खराब बॉलीवुड की मूवी में इसका नाम ऐड किया गया है। इस तरीके की जानकारी देते हुए केरल कांग्रेस की ओर से निशाना साधा गया है। इस पर पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी बोली, कहा नरेंद्र मोदी की इस बायोपिक को तो बीजेपी के लोगों ने नरेंद्र मोदी के भक्तों ने भी नहीं देखा। साथ साथ दोस्तों रोहित शर्मा की पत्नी रितिका की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया था और फिलिस्तीन के अंदर अंधाधुंध चलाए जा रहे मिसाइल के अटैक में लोगों की मौत हो रही है, खासकर इनोसेंट बच्चे मारे जा रहे हैं। और इसका ही मुद्दा उठाते हुए ऑल आइज ऑन रफा लिखा गया था, यानी फिलिस्तीन में बेधड़क की जा रही गोलीबारी का विरोध किया गया था दोस्तों और बच्चों के लिए सेफ्टी की मांग की जा रही थी। सोशल मीडिया पर कई सारे बड़े सेलिब्रिटियों ने इसी तरीके का पोस्ट किया था। इसके बाद जो राइट विंग वाले हैं, खासकर एक पार्टी को सपोर्ट करने वाले जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके लोग सोशल मीडिया पर ऐसे सेलिब्रिटी के खिलाफ ना फैलाने लगे और दबाव बनाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद रोहित शर्मा की वाइफ ने ये पोस्ट हटा दिया है दोस्तों। सवाल यह है कि क्यों सेलिब्रिटियों पर दबाव बनाया जा रहा है और क्यों इससे राइट विंग के लोग भड़क गए, जबकि इसका पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। साथ साथ दोस्तों सट्टा बाजार को लेकर एक दावा करते हुए कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने बताया है कि लगभग सारे सट्टा बाजार के अंदर इस बार चुनाव के आंकड़े को लेकर ये संकेत है कि कहीं ना कहीं पूरे देश में हंग असेंबली होने वाली है। आपको बता दें कि इस तरीके का जो दावा किया गया था, इस पर न्यूज 24 की ओर से कहा गया है कि हमने कोई सर्वे नहीं कराया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्या वाकई देश में हंग असेंबली होने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों अलग अलग तरीके के अलग अलग समर्थकों के दावे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण के काफिले में एक कार ने 2 व्यक्तियों को कुचलकर उनकी हत्या कर दिया। इस मामले को लेकर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण के काफिले को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए जाते रहे हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान दबदबा दिखाने की कोशिश की गई है। इस पर और जानकारी देते बताया गया है कि काफिले में 25 से 30 गाड़ियां चलती है। वीडियो 11 अप्रैल का है जब उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। यानी जितनी गाड़ी की काउंटिंग होनी चाहिए
उससे ज्यादा गाड़ियां लेकर चलने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि लाव लश्कर के साथ पूरे चुनाव प्रचार के दौरान काफिला चलता रहा, जिस काफिले की एक गाड़ी से 4 लोग कुचले गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद क्या प्रशासन की ओर से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसी का काफिला था। साथ साथ दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में भी पार्टी लोकसभा उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने वाले नेताओं को लेकर बवाल शुरू हो गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश में दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी के ही कई सारे नेताओं ने भीतर घात किया है और उनके लिए विभीषण का काम किया है, उनके वोटों को दूसरी पार्टी के लोगों को दिलवाए गए हैं। और ऐसे में एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सोनीपत से बीजेपी के उम्मीदवार मोहन लाल बड़ौली ने खुले मंच पर आकर कह दिया कि उनके पास ऐसे कुछ ऑडियो और वीडियो है जिनमें यह स्पष्ट हो रहा है कि पार्टी के ही नेता कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए वोट की अपील कर रहे हैं। बड़ौली ने यह भी कहा कि समय आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने हमने मुद्दा रख दिया है, इसके बाद जो भी पार्टी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी वो करी जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर भीतर घात की बातें कर रहे हैं, उनको रामायण के चरित्र विभीषण की याद आ रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी का एक और नेता हरियाणा के अंदर भीतर घात की बातें कर रहा है। दोस्तों धीरे धीरे करके सारे नेता उभर कर सामने आने वाले हैं, जो अपने पार्टी से अब रिपोर्ट मांगने लगे हैं। कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट सामने आने लगी है तो कई सारे नेताओं के होश उड़ रहे हैं और कई तो आकर बोल दे रहे हैं, वरना तो भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर नेताओं को बता रहे होंगे कि भीतर घात हो गया है। साथ साथ दोस्तों नेपाल में भूकंप आया, सबसे पहले भारत पहुंचा, तुर्की में भूकंप आया, सबसे पहले भारत पहुंचा, इस तरीके से तारीफ करते हुए जेपी नड्डा झारखंड के अंदर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि और मणिपुर उसका क्या, वहां कब जाइएगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। साथ साथ दोस्तों देवता है मोदी तो मंदिर में रहे, राजनीति में क्या काम है। नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो अपने आप को देवता बताने की कोशिश कर रहे हैं, अवतार बताने का प्रयास कर रहे हैं, सवाल ये है कि अगर ये अवतार है तो ये राजनीति में क्या कर रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उनके नाम के आगे पूर्व प्रधानमंत्री लग जाएगा। एक रैली को संबोधित करते उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात के निरंकुश मुख्यमंत्री थे और वहां दंगा करा दिए गए थे। यही नहीं, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के इस बयान को झूठ बताया कि वह दिल्ली से चक्रवात रेमल की निगरानी कर रहे थे। कुल मिलाकर दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा कि वो ग्राउंड स्तर पर उतरकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और रेमल तूफान के बारे में जानकारियां इकट्ठा करते हुए लोगों को राहत पहुंचा रही है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं पूरी तरीके से गलत है। दोस्तों ममता बनर्जी की इस बात पर आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति नवीन जिंदल का एक वीडियो सामने आया है। 25 मई को हरियाणा में वोटिंग वाले दिन का ये वीडियो है। नवीन जिंदल डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का आभार जता रहा है। वीडियो में नवीन जिंदल ने कहा कि धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, सभी मेरे प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरी राम राम। मैं बहुत आभारी हूँ माननीय पिताजी यानी राम रहीम का, जो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। आप सभी भाइयों बहनों का भी मैं आभारी हूँ जो आपका इतना प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला। धन्यवाद, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। दरअसल दोस्तों राम रहीम ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का ऐलान किया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एमपी के द्वारा की गई टिप्पणी एक बार फिर से सवालों को जन्म दे रही है। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ के कारण ही बार बार पैरोल मिल जा रहा है। इतने बड़े मामले को लेकर साथ साथ हरियाणा के ऑफिसर भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके कारण बीजेपी के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों के दोनों भड़क गए हैं। दोस्तों अधिकारियों की लिस्ट बनाने की धमकी तक दी जा रही है। हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी ने सीएम नायाब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ब्यूरोक्रेसी यानी अधिकारियों से काफी नाराज है। दोस्तों इसकी चर्चा सियासी गलियारों में काफी चल रही है। सीएम सैनी ने पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी की रिव्यू मीटिंग के बाद सीधे सीधे प्रदेश के अधिकारियों को निशाने पर ले लिया। सीएम की इस नाराजगी को लेकर हरियाणा सचिवालय के ब्यूरोक्रेसी में हलचलें देखने को मिल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे रही थी और विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के लोगों का साथ देने का भी आरोप लगाया गया था, खुद मुख्यमंत्री ये बातें कर रहे थे, तो अब स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा राज्य के अंदर खतरे की घंटी बज गई है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों के दोनों एक ही तरीके की बातें बोल रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साध रहे हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों लिखकर जरूर है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमेशा उसका साथ देती है जिसके सरकार बनने की काफी उम्मीद होती है। साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण के मतदान 1 तारीख को होने वाले हैं। 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस फेज के लिए 30 तारीख यानी आज शाम समाप्त हो जाएगा प्रचार। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को आज ही शाम को नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जा रहे हैं, जहां पर कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने वाले हैं और ध्यान लगाने वाले हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में अब कांग्रेस पार्टी ने अड़ंगा लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के इस मामले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग जाने की बात कही है। तमिलनाडु कांग्रेस ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक में नरेंद्र मोदी के ध्यान कार्यक्रम को लेकर कहा कि यह चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव से पहले एक नाटक है। चुनाव आयोग से संपर्क करने की बात करते हुए कहा गया है कि कहीं ना कहीं चुनाव को जो 1 तारीख को होने वाला है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अंदर एक गुफा में बैठकर मेडिटेशन किया था 2019 के अंदर, तब भी लाइव दिखाया गया था दोस्तों, और वोटरों को प्रभावित करने के प्रयास किए गए
थे। ससा उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है दोस्तों। जिस तरीके से पांडियन का एक वीडियो आया था, यानी एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का वीडियो आया था जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के हाथ को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, जो उनका हाथ कांप रहा था और एक तरीके से लोगों में मैसेज गया है कि सेहत अच्छी नहीं है नवीन पटनायक की, और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी इसी मैसेज को और ज्यादा मजबूत करके ये साबित करने का प्रयास कर रही है कि नवीन पटनायक को ब्यूरोक्रेसी के लोग परेशान कर रहे हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य नहीं होने के बावजूद चुनाव लड़वाया जा रहा है ताकि कुछ लोगों को फायदा मिल सके। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक है, मैं तो इतनी गर्मी में कैंपेन कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि नवीन बाबू के करीबी लोग ने उनकी तबीयत खराब कर दी है, अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो इसकी जांच कराई जाएगी। यानी दोस्तों नवीन पटनायक की सेहत खराब है, इस तरीके का परसेप्शन बनाकर बीजेपी के लोग उड़ीसा के अंदर सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। और वैसे भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आकर खुद से जनता के सामने बता दिया है कि उनका स्वास्थ्य पूरी तरीके से सही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोशिश में पूरी तरीके से विराम लगने वाला है। दोस्तों साथ आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ लंच करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी और मीसा भारती दोनों तेजस्वी यादव के साथ में मौजूद है। तेजस्वी यादव को इस वीडियो में राहुल गांधी मटन, मछली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल पूछते, जिसका जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी गले में अटका आपकी मछली का कांटा, यादव परिवार में लंच में क्या बना है, ये सवाल पूछते हुए वीडियो शेयर किया गया। तो दोस्तों इसकी शुरुआत में तेजस्वी यादव को राहुल गांधी के साथ बैठे हुआ देखा जा सकता है। वहीं पर वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी से राहुल गांधी कहते हैं, क्या सहनी जी आपकी मछली का कांटा लगा है क्या मोदी जी को? ये वही मुकेश सहनी है जिनके साथ तेजस्वी यादव ने नवरात्रि के एक दिन पहले मछली खाने वाला वीडियो जारी किया था, जो दावा किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। दोस्तों इस पर तेजस्वी यादव की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि हमने बिहार में 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाया, हमारे कैबिनेट ने 9वीं अनुसूची के अंदर इसे डालने के लिए प्रस्ताव भेजा था मोदी सरकार को, लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो लोग कह रहे हैं कि भगवान का काम करता हूं, इन चुनावों के अंदर इनके नर्वसनेस को दिखाता है, यानी पूरी तरीके से नर्वस हो चुके हैं। साथ साथ दोस्तों एक साल में कैसे बिगड़ी इतनी तबीयत, कोई षड्यंत्र है क्या नवीन पटनायक की सेहत पर? नरेंद्र मोदी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। उड़ीसा के मयूरभंज में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजकल नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक बहुत चिंता में है, वो ये देख कर परेशान है कि पिछले एक साल में नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। सालों से नवीन बाबू के करीबी लोग जब मुझसे मिलते हैं तो वो नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा जरूर करते हैं। सवाल यह है कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। इसमें उस लॉबी का हाथ तो नहीं जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे से उड़ीसा का सत्ता भोग रहे हैं। इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बीजेपी की सरकार बनने पर स्पेशल टीम बनाई जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा के लोग उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर निशाना साधने की जगह उनके शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों पर सवाल खड़ा करने की जगह आप पर्सनैलिटी को बीच में लेकर आ रहे हैं और नवीन पटनायक को एक तरीके से बीजेपी के लोग स्वीकृति देते हुए, उनके रूल को स्वीकृति देते हुए सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनके साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग गलत है। क्या उड़ीसा के अंदर ये परसेप्शन बन चुका है कि नवीन पटनायक की तबीयत खराब है? अगर ये परसेप्शन नहीं है तो पूरी तरीके से भाजपा को नुकसान होने वाला है दोस्तों, और बीजेपी की उम्मीदें टूटने वाली है। साथ साथ विभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। विभव कुमार ने याचिका में कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया, पुलिस वालों के खिलाफ होना चाहिए विभागीय कार्रवाई। स्वाति मालीवाल मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी है दोस्तों। इसी के साथ में अमित शाह ने बनारस के अंदर डेरा डाला है। बनारस यानी वाराणसी, प्रधानमंत्री मोदी जहां से सांसद है और इस बार कांग्रेस पार्टी के नेता और इंडिया गठबंधन के नेता उनको चुनौती दे रहे हैं। अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले अमित शाह ने एक बैठक बुलाई थी दोस्तों। इस बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता मौजूद थे और यहाँ तक कि ओपी राजभर भी मौजूद थे। इसके बाद लोगों को लग रहा है कि बलिया के अंदर हो सकता है ओपी राजभर और भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया रणनीति पूरी तरीके से धूल फांक रहा हो। शायद यही बड़ा कारण है कि अब अमित शाह को तत्काल इन नेताओं की बैठक बुलानी पड़ रही है और अलग अलग तरीके के दावे चल रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि ऐसे तो बैठक होती नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर रहा होगा। साथ साथ मध्य प्रदेश की लोकसभा की 29 सीटों में से कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी, इसे लेकर वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया है। योगेंद्र यादव का मानना है कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी पहले की तुलना में काफी मजबूत है। योगेंद्र यादव ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी झबुआ, रतलाम सीट और राजगढ़ सीट और ग्वालियर, भिंड, मुरैना जैसी कई सारी सीटें, छिंदवाड़ा सीट और कुछ हद तक मांडला लोकसभा सीट पर जीत मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। जीत ना भी हो, लेकिन इतना तय है कि इन सीटों पर बीजेपी को इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से कड़ा मुकाबला झेलने को मिला है। योगेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को मिनिमम 4 सीटें और बीजेपी को 25 सीटें बताई है दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी की सीटों में 4 से प्लस का इजाफा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी 25 के आसपास सीटों पर सिमटेगी। यानी मध्य प्रदेश के अंदर भी बीजेपी जो पिछली बार मात्र 1 सीट हारी थी छिंदवाड़ा की, इस बार वो 3 सीटें नुकसान में जा रही है। योगेंद्र यादव का यह दावा है और मध्य प्रदेश में इतना ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए इनफ है। साथ साथ लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में राजनीतिक पार्टियां जमकर पसीना बहा रही है। ऐसे में पंजाब के अंदर लुधियाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपने मंच पर सिद्धू मूसेवाला का जिक्र किया है। सिद्धू मूसेवाला की बड़ी सी तस्वीर राहुल गांधी के मंच पर थी। कांग्रेस पार्टी के नेता ने उनको श्रद्धांजलि दी है। 2 साल
उनकी मृत्यु के हो गए हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की पुण्यतिथि को लेकर राहुल गांधी ने उनको याद किया है। राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा में कहा कि जब मैं उनसे मिला था तो मुझे लगा कि सिद्धू मूसेवाला पंजाब के एक बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे, एक बड़े लीडर बनेंगे। साथ लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान 1 तारीख को होने वाला है। इसी दिन बनारस के अंदर वोट डाले जाएंगे। दोस्तों जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जा रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए। ये उनके संन्यास की यात्रा की शुरुआत है। राहुल गांधी ने यहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और देश के अंदर असली मुद्दों पर देश की राजनीति को लेकर आए थे और भारत को जोड़ने का काम किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनाव के रिजल्ट आने से पहले अंतिम चरण के चुनाव के दौरान मौजूद रहेंगे, यानी मेडिटेशन करेंगे। तो शायद नरेंद्र मोदी ने अपने संन्यास की यात्रा शुरू कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्र गुफा में 2019 के अंदर भी ध्यान लगाने की बातें कही थी दोस्तों, लेकिन कैमरा ऑन करके लाइव दिखाया जा रहा था। पूरे देश भर के अंदर लोगों ने लाइव देखा था नरेंद्र मोदी को मेडिटेशन करते हुए। लोग सवाल पूछ रहे थे कि मेडिटेशन तो शांति में की जाती है, एकदम किसी कोने में बैठकर किया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का मेडिटेशन तो ऑन कैमरे पर होता है। अब देखते हैं क्या एक बार फिर से इस तरीके का प्रोग्राम किया जाएगा, क्या फिर से लोगों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जाएगा। साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में सुनीता के खिलाफ एक्शन की मांग करते हुए आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते हुए कोर्ट की कार्रवाई को अवैध तरीके से रिकॉर्ड किया। आरोप लगाया गया है कि 28 मार्च को जब केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया तब सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों ने कार्रवाई को रिकॉर्ड किया है, जो पूरी तरीके से कोर्ट के नियमों का साफ उल्लंघन है। वैभव सिंह नाम के एक वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि सुनीता और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के अंदर 100 साल में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रजिस्टर्ड किया गया है। बीते दिन 52.3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो अपने आप में इतना ज्यादा टेम्परेचर है जो पहले कभी नहीं हुआ। 100 सालों में पहली बार इस तरीके का विशाल टेम्परेचर देखने को मिला दोस्तों। इसके बाद लोगों ने नरेंद्र मोदी का वो वीडियो शेयर किया है जिस पर नरेंद्र मोदी वीडियो में बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, हम लोगों की सहने की क्षमता कम हो रही है। और इसके बाद लोगों ने कहा कि हमारे देश के महान वैज्ञानिक श्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की बातें करते हैं तो देश में क्लाइमेट चेंज के कारण तापमान तो बढ़ेगा ही। अगर देश में सरकार में बैठे लोग क्लाइमेट चेंज पर इस तरीके का बयान दे रहे, क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, हमारी सहने की क्षमता कम हो गई है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या पॉलिसी लेकर आया जा रहा होगा। और पॉलिसी पूरी तरीके से विफल है। यही बड़ा कारण है कि साल दर साल लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एनवायरमेंट लगातार गर्म होता जा रहा है दोस्तों। वहीं पर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाने वाले लोकेश शर्मा अब भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तारीफ करते हुए कई सारे पोस्ट कर रहे हैं। इस पर लोगों ने कहा कि कोहनी पर टिके हुए लोग हैं, टुकड़ों पर बिके हुए लोग हैं, करते हैं विधायक बनने की बात, ये गहलोत के टुकड़ों पर पले हुए लोग हैं। यानी अशोक गहलोत ने जिसको ओएसडी बनाया था उन्होंने अशोक गहलोत पर ही गंभीर आरोप लगाया और अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रचार में जुट गए हैं। साथ साथ दिल्ली के एलजी का एक्शन, अनियमितताओं के चलते स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के उनका ओएसडी सस्पेंड कर दिया गया है। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी हिम्मत करिए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चैलेंज भेजा है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर नरेंद्र मोदी बात करके दिखाए, धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी न किसी तरीके से सत्ता में रहना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि आप अगर हिम्मत जुटा पाएंगे तो एक काम करके दिखाइए, आप देश के मुद्दों पर चुनाव लड़िए, तब माना जाएगा। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के अंदर 4 जून को क्या होने वाला है, बीजेपी के नेता अनिल विज ने दावा किया है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी, उसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी बीजेपी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अनिल विज को अलग थलग कर दिया था, उनको मुख्यमंत्री बनाने की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया था, तो वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। लेकिन अब बीजेपी की सपोर्ट में ये बातें कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी के सपोर्ट में काम भी किया है हरियाणा के अंदर या नहीं, क्योंकि भाजपा के हरियाणा के संगठन के कई नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने विपक्ष के साथ मिलकर काम किया है, विपक्ष के समर्थन में वोट पड़वाए हैं। साथ साथ लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने चौंकाने वाला दावा किया है। टीवी9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जेल में बंद उनकी पार्टी के 2 बड़े नेताओं को बीजेपी ने पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था, इसके बदले उनकी बेल करवाने का भरोसा दिया था। केजरीवाल ने इस दावे के बाद दिल्ली की सियासत को और ज्यादा गर्म कर दिया। दोस्तों शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। उनकी गिरफ्तारी पर बीजेपी को घेरते हुए केजरीवाल ने कहा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि प्रचार ना कर सकूं। क्या भाजपा के लोग इस पर कोई जवाब देंगे जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो पहले हो चुका है। कई सारे लोग जिन पर करप्शन के मामले चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में आने पर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनके ऊपर होने वाली कार्रवाई को स्लो कर दिया गया। जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में साफ तौर पर डिटेल में जानकारियां दी गई थी और बताया गया था कि किन किन नेताओं को बीजेपी के साथ आने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फायदा मिला है। उन पर जांच को या तो स्लो कर दिया गया है या फिर जांच ही बंद कर दी गई है। साथ साथ सीतापुर जेल में बंद सपा के नेता आजम खां को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आजम खां को कोर्ट ने 2019 के डूंगरपुर प्रकरण मामले में दोषी करार दिया है, उन्हें सजा सुनाई जाएगी। आजम खान ने अदालत में 2019 में रामपुर के गंज थाना में दर्ज 392, 552, 504, 506 और 120 बी के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खां पर घर में घुसकर लूटपाट करने, चोरी और मारपीट के
के आरोप सिद्ध हुए हैं। इस तरीके की जानकारी दी गई है। सवाल ये दोस्तों कि इतने बड़े नेता पर इस तरीके के जो आरोप लगे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। साथ साथ अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और करीना कपूर खान सहित कई भारतीय हस्तियों ने फिलिस्तीन के रफा शहर पर हो रहे अटैक का विरोध किया था और पूरी दुनिया रफा की तरफ देख रही है। इस तरीके की टिप्पणी की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई सारे राइट विंग के लोग भड़क गए थे दोस्तों। अब और भी ज्यादा अभिनेता और अभिनेत्रियों ने मिलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और उसके लोगों के द्वारा किए जा रहे प्रयास विफल हो रहे हैं दोस्तों। लोग और ज्यादा बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं और दूर दूर तक मैसेज पहुंच रहा है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जो बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।